Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic of discussion is diseases associated with the fatty acid oxidation. There are certain diseases which are associated with the fatty acid oxidation. The important point to remember is that the all the diseases of the fatty acid oxidation generally shows two symptoms: hypoketosis and the hypoglycemia. Hypoketosis, the reason why hypoketosis, because if fatty acid oxidation cannot occur, so there is a no availability or decreased availability of the acetyl CoA. So this acetyl CoA cannot be used for the ketone body synthesis. So we found a symptom known as hypoketosis in the patients who have disease, which are there are certain diseases. So I generally talk about the diseases which are associated with the fatty acid oxidation. So the patient show the hypoketosis. Number second general symptom is hypoglycemia. Why hypoglycemia? If fatty acid cannot provide the energy, so body tissues uses energy. So body tissues requires energy, so this energy comes from the glucose. As a result, glucose level in the blood falls. So that this is the reason why hypoglycemia and the hypoketosis generally occur in the patients who have a disease, any diseases among these, any disease which are associated with the fatty acid oxidation. के हमारे पास जो पेशेंट होंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जिनके अंदर इम्पेयर्ड होंगी, उनके अंदर जनरली दो सिम्टम्स मिलेंगे, एक हाइपोकीटोसिस और दूसरा सिम्टम जो मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया का मिलेगा. अब ये डिफरेंट डिजीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो विच आर एसोसिएटेड विद द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, लाइक द कार्निटीन डेफिशिएंसी. कार्निटीन डेफिशिएंसी का आपने ये याद रखना है कि कार्निटीन हमारे पास क्या है, एंडोजीनस भी प्रोड्यूस्ड होता है और हमारे पास हम डाइट से भी लेते हैं. स्पेशली कार्निटीन डेफिशिएंसी देखी गई है बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न बेबीज़ और स्पेशली इन द प्री टर्म बेबीज़ के अंदर हमारे पास कार्निटीन डेफिशिएंसी होती है. उनका एंडोजीनस पाथवे अभी तक वो कार्निटीन को वो बना नहीं रही होते. सो डैट्स वाई हमारे पास क्या होता है कि कार्निटीन डेफिशिएंसी हो जाती है. उन पेशेंट्स के अंदर हमने क्या देना है कि कार्निटीन की सप्लीमेंटेशन दे देनी है, नंबर वन. और कार्निटीन की डेफिशिएंसी हमारे पास प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है. अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्वायर्ड में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता देता हूँ. प्राइमरी डेफिशिएंसी ये है कार्निटीन की कि आपको पता है कि लीवर एंड किडनीज़ के अंदर हमारे पास इंजाइमेटिक पाथवे होता है. एक तो ये मैंने आपको जनरल बात बता दी है कि कार्निटीन डेफिशिएंसी अकर इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट्स एंड स्पेशली इन द प्री टर्म बेबीज़. तो उनके अंदर हमारे पास क्या करना है, आपने कार्निटीन की सप्लीमेंटेशन दे देनी है. लेकिन देर आर द सर्टन अदर रीजन्स विच आर एसोसिएटेड विद द कार्निटीन डेफिशिएंसी. प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी ये है कि कार्निटीन हमारे पास लीवर एंड किडनी बना तो रहे हैं और डाइट से भी हम ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है जो स्केलेटल मसल हैं और कार्डियक मसल्स हैं, मसल्स के अंदर अबाउट 97% ऑफ द कार्निटीन जो बॉडी में होता है वो स्केलेटल मसल्स में होता है. सो जितना भी हम डाइट से कार्निटीन ले रहे हैं या एंडोजीनस कार्निटीन हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो रहा है, अगर वो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल्स के अंदर अगर उनकी कोई डेफिशिएंसी है या उनका कोई डिफेक्टिव फंक्शन है, वो अपटेक नहीं कर सक रहे, तो ज़ाहिरी बात है अगर अपटेक नहीं करेंगे तो कार्निटीन की डेफिशिएंसी होना लाजमी बात है. बिकॉज वो ब्लड से ही कार्निटीन लेते हैं, जो लीवर और किडनी कार्निटीन बनाता है वो ब्लड में डाल देता है और जो डाइट से हमारे पास अब्जॉर्ब होता है वो भी ब्लड में आ जाता है. अगर हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर्स डिफेक्टिव हैं तब हमारे पास जो कार्निटीन डेफिशिएंसी होगी वो होगी प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी. इससे ही एक रिलेटेड डिजीज़ है कि अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो गई है तब हमारे पास क्या होगा कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होंगे. अब रीज़न क्या है, लॉन्ग चेन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लॉन्ग चेन जो है वो कार्निटीन शटल के ज़रिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, वाइल शॉर्ट चेन और मीडियम चेन तो विदाउट द कार्निटीन शटल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इजीली चले जाते हैं. सो डैट्स वाई लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे. फिर उन फैटी एसिड की क्या हो जाएगी, ओमेगा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी. मेगा ऑक्सीडेशन शुरू होगी तो आपको पता है कि ओमेगा ऑक्सीडेशन वाला आप लेक्चर देखें, उसको अंदर आपको पता लगेगा कि उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं. जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है तो किडनी उसको यूरिन में सिक्रीट करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया हो जाता है. नंबर टू इज़ डैट सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी.
कि हमारे पास कोई और रीज़न है, कार्निटीन की डिफेक्टिव नहीं है, कार्निटीन के ट्रांसपोर्टर्स भी ठीक हैं, कार्निटीन लीवर और किडनी से बंध भी ठीक रही है और दूसरे टिश्यूज़ यानी स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल में ट्रांसपोर्ट भी ठीक हो रही है, लेकिन क्या हो गया है कि फिर भी कार्निटीन डेफिशिएंसी हो गई है। ये किन कंडीशंस में देखने को मिलती है सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी? अगर माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन हो जाए, अगर माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन हो जाए और कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाए या कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाए, तो एज अ रिज़ल्ट ये ना भी हो तो बहरहाल अगर माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब म्यूटेशन होगी तो क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेशक असाइल कार्निटीन पहुंच भी जाए, वहाँ पे कार्निटीन फंक्शनल है, लेकिन क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रही होगी इस कार्निटीन से जो फैटी एसिड आए हैं। क्यों नहीं ऑक्सीडाइज कर रही? क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशंस आ गई हैं। म्यूटेशंस की वजह से उसके अंदर ऑक्सीडेशन से जो रिलेटेड एंजाइम्स थे वो डेफिशिएंट हो गए हैं। सो असाइल कार्निटीन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, असाइल कार्निटीन इवेंचुअली यूरिन के अंदर आ जाएगी और फिर कार्निटीन डेफिशिएंसी हमारे पास देखने को मिलेगी। बिकॉज हमारे पास कार्निटीन, असाइल कार्निटीन अब यूटिलाइज नहीं हो रही, तो बॉडी में अगर वो रहेगी तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ द सिम्टम्स हमारे पास प्रोड्यूस करेगी। सो उसको ये बॉडी प्रेफर करती है कि उसको फिर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए ताकि हमारे पास हार्मफुल सिम्टम्स ना आए। तो सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसीज में क्या है कि हमारे पास कार्निटीन प्रोड्यूस भी ठीक हो रही है, टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर अपटेक भी कार्निटीन की ठीक हो रही है, लेकिन मसला हमारे पास कहाँ पे आ गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन में कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीडेशन में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो हमारे पास असाइल कार्निटीन जो है उसका लेवल राइज होगा और वो यूरिन के अंदर आने लग जाएगी। नंबर थर्ड इज़ एक्वायर्ड। कोई पेशेंट है उसकी किडनी रिमूव कर दी गई है या उसको लिवर सिरोसिस स्टार्ट हो गई है। अब लिवर सिरोसिस स्टार्ट हो गई है या किडनी रिमूव कर दी गई है, उस पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या होगी कि एक्वायर्ड कार्निटीन डेफिशिएंसी, उसके अंदर एंडोजिनस पाथवे से कार्निटीन बनेगी नहीं। तो इस पेशेंट के अंदर भी क्या करेंगे हम कि कार्निटीन की सप्लीमेंटेशन दे देंगे तो जो डाइट से कार्निटीन होगी वो अपटेक हो जाएगी। सो दीज आर द 3 डिफरेंट केसेस ऑफ द कार्निटीन डेफिशिएंसी। और नॉर्मली आपने ये याद रखना है कि कार्निटीन डेफिशिएंसी अकर प्राइमरीली इन द प्री टर्म इन्फेंट्स एंड द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स के अंदर उनको कार्निटीन की सप्लीमेंटेशन दी जाती है। जिस तरीके अदर वाइटामिन की सप्लीमेंटेशन दी जाती है, इसी तरीके कार्निटीन की भी सप्लीमेंटेशन दी जाती है। अब नंबर सेकंड डिजीज़ है जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस। जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस असल में जो अकाई एक ट्री है जिसका फ्रूट खाने से, अकाई ट्री है जिसका फ्रूट खाने से क्या होता है कि हमारे पास जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस एक डिजीज़ प्रोड्यूस होती है जिसका नाम हमने रख दिया जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस। अब अकाई ट्री में ऐसा क्या चीज़ है कि उसका जब हम अनरिप फ्रूट यानी अभी कच्चा फल खा लेते हैं तो उसका क्या होता है कि एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम कह रहे हैं जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस। असल में जो अनराइप फ्रूट ऑफ द अकाई ट्री होता है उसमें एक टॉक्सिन होता है जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिन। मेरे ख्याल में उसको हाइपोग्लाइसिन ही कहते हैं। हाइपोग्लाइसिन एक टॉक्सिन होता है अकाई ट्री के अनराइप फ्रूट के अंदर। तो अनराइप फ्रूट के अंदर एक टॉक्सिन होता है हाइपोग्लाइसिन। वो क्या करता है हमारे पास, वो हमारे पास मीडियम चेन असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से रिलेटेड इंजाइम है, पहला इंजाइम है असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। मीडियम चेन असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम को इनहिबिट कर देता है। उसकी इनहिबिशन से हमारे पास होता क्या है, वो जब इनहिबिट हो जाता है तो जाहिर बात है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी हमारे पास इनहिबिट हो जाती है। अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हमारे पास इनहिबिट होगी तो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया भी मिलेगा, उसकी वजह से वोमिटिंग भी मिलेगी हमारे पास और हाइपोकीटोसिस भी मिलेगी। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ द जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ रेफसम्स डिजीज़। अब रेफसम्स डिजीज़ के अंदर भी, और ये भी बात आपने याद रखनी है कि जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस के अंदर सिर्फ मीडियम चेन जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है वो रुकेगी, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो हाइपोग्लाइसिन टॉक्सिन है वो स्पेसिफिकली मीडियम चेन असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम जो एमकैड कहते हैं, मीडियम चेन असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम को स्पेसिफिकली इसके अंदर जो टॉक्सिन होता है वो इनहिबिट करता है। तो लॉन्ग चेन की हमारे पास चलती रहेगी, शॉर्ट चेन की भी चलती रहेगी। अब ये मीडियम चेन असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की जनाब अगर डेफिशिएंसी होगी है तो मीडियम चेन फैटी एसिड्स हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे तो उनकी जनाब ओमेगा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी, और ओमेगा ऑक्सीडेशन जब शुरू होगी तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया होगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। अब नंबर थर्ड डिजीज़ है रेफसम्स डिजीज़। It is the most important disease among all of these.
रेफसम्स डिजीज़ है। अब इसके बड़े क्या कहते हैं टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स भी आते हैं। रेफसम डिजीज़ हमारे पास क्यों होती है? रेफसम डिजीज़ के अंदर एक इंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है जिसका नाम है फाइटेनॉइल को ए अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलाइज। फाइटेनॉइल को ए अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, ये इंजाइम हमारे पास डेफिशिएंट होता है। अगर आप वीडियो देखें अल्फ़ा ऑक्सीडेशन की, तब आपको पता लग जाएगा कि इस इंजाइम का हमारे पास अल्फ़ा ऑक्सीडेशन में काम क्या होता था। सो आपने वो पहले वीडियो देखनी है, फिर वीडियोस देख के साथ साथ भी मैंने डिजीज़ बताई हैं और अब मैं अलग लेक्चर भी बना दिया ताकि आपकी एज हो सके। रेफसम्स डिजीज़ है। रेफसम डिजीज़ में एक इंजाइम डेफिशिएंट होता है जिसका नाम है फाइटेनॉइल को ए अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज। एज अ रिजल्ट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ दिस इंजाइम फाइटेनिक एसिड कैन नॉट ऑक्सीडाइज इन द बॉडी। जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्या होगा, लेवल इन द ब्लड हमारे पास अकमुलेट होने लग जाएगा और टिश्यूज़ के अंदर लेवल उसका जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। अब इसके अंदर जो स्पेसिफिकली रेफसम डिजीज़ के अंदर न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स मिलते हैं, वो कौन कौन से मिलते हैं? सेरिब्रल एटैक्सिया मिलता है। नंबर दूसरा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पीएन से मैंने लिख दिया है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलती है। और हमारे पास रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी का मैंने लिख दिया रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड पीएन पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड द सेरिब्रल एटैक्सिया। ये रेफसम डिजीज़ के अंदर सिम्टम मिलते हैं। वाई सिम्टम्स ये मिलते हैं? बिकॉज फाइटेनिक एसिड का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा होता है तो ये सिम्टम्स वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ ज़ेल-वेजर सिंड्रोम। ये भी कहा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ज़ेल-वेजर सिंड्रोम। ज़ेल-वेजर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंजेनिटली परऑक्सीसोम्स ही डेफिशिएंट होती हैं। यहाँ पर ऑक्सीसोम्स डेफिशिएंट होंगी, यहाँ पर ऑक्सीसोम में जो फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं वो डेफिशिएंट होंगे। एंजाइम डेफिशिएंट हो या परऑक्सीसोम डेफिशिएंट हो, बात एक ही आ जाती है। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात आएगी कि अगर एंजाइम डेफिशिएंट है तो तब भी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगी, और अगर हमारे पास परऑक्सीसोम ही डेफिशिएंट है तो तब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड हमारे पास जो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन हो रही होती थी वो इनहिबिट हो जाएगी। अब जब ये दोनों इनहिबिट हो जाएंगी तो इनका लेवल ब्लड में ज़्यादा होने लग जाएगा। इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आएंगे हमारे पास, हाइपोग्लाइसीमिया भी आएगा, हाइपोकीटोसिस भी आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। और ज़ेल-वेजर सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं यूजुअली फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ के अंदर ही वो डेथ हो जाती है उनकी। पाकिस्तान में शायद डायग्नोसिस होने से पहले उसकी डेथ हो जाए। बहरहाल जो बाहर के मालिक भी हैं वहाँ पे क्या होगा कि फ़र्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ के अंदर ही हमारे पास उस जो है न्यू बॉर्न है उसकी डेथ हो जाती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंस इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया। ये जितनी मैंने डिजीज़ लिखी हैं इन सारों में जो फैटी एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा उसकी हो जाएगी स्टार्ट ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन के रिजल्ट के अंदर हमारे पास होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, वो यूरिन के अंदर पर आने लग जाते हैं जिसकी वजह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया हो जाता है। ओमेगा ऑक्सीडेशन नॉर्मली माइनर पाथवे है, लेकिन जब भी कोई डिजीज़ होगी लाइक रेफसम डिजीज़ आ गई, रेफसम डिजीज़ के अलावा आप कह लें कि जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस आ गई, कार्निटिन डेफिशिएंसी आ गई, ज़ेल-वेगर सिंड्रोम आ गया, एड्रीनोलिकोडिस्ट्रॉफी आ गई। जब भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड डिजीज़ होंगी या कोई अदर डिजीज़ हैं जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इम्पेड कर दें तो फिर हमारे पास जनाब ओमेगा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी। मेगा ऑक्सीडेशन इसलिए शुरू होगी कि फैटी एसिड नॉर्मली ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहे, किसी ना किसी तरीके इनको बॉडी से अब निकालो। अब बॉडी से निकालने के लिए ओमेगा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है। और ये जो यूरिन के अंदर हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, अगर हम यूरिनरी लैब एनालिसिस करवाएं, यूरिन का लैब एनालिसिस जब हम करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो हम देखते हैं कि जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी लेंथ क्या है। मैं आपको क्लिनिकल पॉइंट इधर बता देता हूँ कि MCAD मीडियम चेन असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है। अगर तो मीडियम चेन असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है तो हमारे पास क्या होता है, ये जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि मीडियम चेन जो फैटी एसिड है वो ऑक्सीडाइज बॉडी में नहीं होंगे, वो बॉडी में ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो उनकी अल्टरनेटिवली ओमेगा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी। अब जब ओमेगा ऑक्सीडेशन शुरू होगी तब क्या होगा कि 6 to 10 और 12 कार्बन्स के हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। तो जब हम लैब में एनालिसिस कराते हैं तो हम देखते हैं कि चेन लेंथ कितनी है, उस लेंथ के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट।
पॉइंट है हमारे पास। और नंबर 2 ये हमारे पास आ गया एड्रीनोलिकोडिस्ट्रॉफी। अब एड्रीनोलिकोडिस्ट्रॉफी इज़ एन एक्स लिंक्ड डिजीज़। ये क्या है? एक्स लिंक्ड डिजीज़ है हमारे पास एड्रीनोलिकोडिस्ट्रॉफी। अब इसके अंदर क्या होता है कि परऑक्सीसोम्स है, ये जनाब हमारे पास परऑक्सीसोम्स आ गए। अब साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड आ गया। साइटोप्लाज्म से यहाँ पे जो परऑक्सीसोम में जाने का मैकेनिज़्म है, यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में जो फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, उनको परऑक्सीसोम में। अब अगर ये हमारे पास इंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है, अगर ये ट्रांसपोर्टर हमारे पास डेफिशिएंट हो जाते हैं तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड परऑक्सीसोम्स में नहीं आ सकेंगे। इस डिजीज़ को कहते हैं एक्स लिंक्ड एड्रीनोलिकोडिस्ट्रॉफी। तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का क्या हाल होगा? उनकी भी हमारे पास ओमेगा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी, और ओमेगा ऑक्सीडेशन शुरू होगी तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया हमें मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द कार्निटीन पॉलीमेटाइल ट्रांसफरेज 1 डेफिशिएंसी एंड द कार्निटीन पॉलीमेटाइल ट्रांसफरेज 2 डेफिशिएंसी। ये इंजाइम्स है कार्निटीन शटल के, ये भी डेफिशिएंट हो सकते हैं, और इनके नतीजे में भी हमें क्या मिलेगा? हाइपोकीटोसिस और हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। होप यू विल अंडरस्टूड वेल। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजीज़ एसोसिएटेड विद द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। सो आपने सिम्टम्स से कुछ अंदाज़ा लगा लेना है। अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिल रहे हैं तो यहाँ तो रेफसम्स डिजीज़ है, यहाँ तो हमारे पास क्या है? ज़ेलवेगर सिंड्रोम है। अब उसने बता दिया। अब इसका भी अब आप सोच रहे होंगे, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ज़ेलवेगर सिंड्रोम में भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे और रेफसम्स डिजीज़ में भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। अब इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट आप किस तरीके करेंगे? रेफसम डिजीज़ के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ जो है वो हमारे पास फाइटेनल को हमारे पास अल्फ़ा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड की, लाइक फाइटेनिक एसिड, वो सिर्फ इनहिबिट होगी। लेकिन ज़ेलवेगर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? ना ही अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होगी, ना ही हमारे पास वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी। सो अल्फ़ा फाइटेनिक एसिड का भी लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का भी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। वाइल अगर आप रेफसम्स डिजीज़ का देखें तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो रही होगी, लेकिन अल्फ़ा ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाएगी। सो दिस इज़ अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन how we can differentiate between the Zellweger syndrome and the Refsum's disease। और फिर एडिशनल पॉइंट आप और अगर स्पेसिफिकली जाना चाहें तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे ज़ेलवेगर सिंड्रोम है या एक्स लिंक्ड एड्रीनोलिकोडिस्ट्रॉफी है। अब यहाँ पे भी बड़ी मज़े की बात है कि इन दोनों को भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्स लिंक्ड एड्रीनोलिकोडिस्ट्रॉफी में क्या होगा हमारे पास कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड परऑक्सीसोम्स में नहीं आ सकेंगे, तो उनके फ्रैगमेंट्स जो हैं वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया होगा, तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड से ना हमारे पास लॉन्ग चेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो क्या कहते हैं ज़ेलवेगर सिंड्रोम है, इसके अंदर क्या होगा कि वेरी लॉन्ग चेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आने लग जाएंगे। सो ये डिफरेंट डिजीज़ हैं। आपने सिम्टम्स के ऊपर और डिफरेंट लैब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और हमारे पास इंजाइम्स का ऐसे करवा के आपने ये क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना है कि हमारे पास इसको डिजीज़ कौन सी है, या जेनेटिक आप क्या कहते हैं डीएनए टेस्टिंग भी करवा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी इंजाइम डेफिशिएंसी है, तो तब भी हमारे पास पता लग जाता है कि इसके अंदर पेशेंट के अंदर कौन सा पर्टिकुलर इंजाइम जो है वो डेफिशिएंट है। सो दीज आर द डिफरेंट डिजीजेज एसोसिएटेड विद द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।